नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज आपका मॉडल पेपर पार्ट 13 है लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए। तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं सभी टॉपिक्स के। तो इसको आप अटेम्प्ट करके देखिए। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं या फिर जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे समय समय पर। तो टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नेम है GOV एग्ज़ाम इन्फो। तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, PDF वगैरह आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ जो अपडेट्स है वहाँ पर भी आपको मिलते रहेंगे। अच्छा देखिए, लास्ट जो मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर 12, उसमें हिंदी के पोर्शन में, हिंदी के पार्ट में 3 क्वेश्चंस गलत मेंशन हुए थे उसके आंसर। तो वो मैंने कमेंट पिन कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और आपको मालूम पड़ जाएगा जो 3 क्वेश्चन गलत मेंशन हुए हैं उसके आंसर। तो उसको ठीक कर लीजिए। और जिन्होंने भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, तो जो मैंने आंसर बताया उसमें से 3 गलत हैं, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो आज है आपका मॉडल पेपर 13 और आज भी हम सारे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको भी यहाँ पर कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इसमें आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई। यानी कि जो इग्नू है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1985 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अंग्रेजी और हिंदी, माफ कीजिएगा, विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है आपका हैदराबाद में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था। तो 1844 में अंग्रेजी को कंपलसरी बना दिया गया था गवर्नमेंट सर्विसेज की नियुक्ति के लिए। इसके बाद है, ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने आई थिंक पहले भी करा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वुड्स डिस्पैच को। 1854 का वुड्स डिस्पैच जो है, इसे कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी कब दी। तो ये कब दी गई है, ये है आपका 29 जुलाई 2020 को, 2020 को, 29 जुलाई 2020 को ये दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखता है किस तरह का अध्यापक, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक अध्यापक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय समाज का कौन सा वर्ग शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित है। तो इसका आंसर सभी ने गेस कर लिया होगा, विकलांग व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा शैक्षिक दृष्टि से वंचित है। अल्पसंख्यक की बात करें या फिर अनुसूचित जाति की बात करें तो ये बिल्कुल भी वंचित नहीं है। महिलाओं की बात करें तो ये पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। हालांकि इसमें भी अभी सुधार किया जा रहा है, जैसे कि विकलांग व्यक्तियों में जो सुन नहीं सकते हैं या फिर जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए उभरे हुए अक्षर वाले जो बुक्स हैं उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वॉइस के माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है जो देख नहीं सकते उनके लिए। तो कई सारे इसमें सुविधाएं दी जा रही हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए। लेकिन सबसे कम अगर शैक्षिक दृष्टि से जो वंचित हैं अगर बात करें तो वो विकलांग व्यक्ति ही होंगे, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा शैक्षिक दृष्टि से वंचित हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद वर्धा शिक्षा योजना का क्रियान्वयन किया गया, ये किया गया था आपका बेसिक शिक्षा के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है कक्षा में छात्रों हेतु किस प्रकार के गृह कार्य की आप संस्तुति करेंगे। तो किस तरह का होना चाहिए, संक्षिप्त, उत्तेजक यानी कि एक्साइटिंग होना चाहिए और साथ ही साथ खुद से सीखने में सहायक होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, ये एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद
सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है गुण। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। इसके बाद है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में होगा आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, कल जो डाउट आ रहे थे सपरिवार को लेकर, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, सपरिवार में कुछ लोग बता रहे थे कि अवयवी भाव होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने ऑनलाइन सर्च करके देखा है इसको। तो अवयवी भाव की बात करें तो सपरिवार का ये नहीं होगा, ये होगा आपका बहुव्रीहि, यानी कि जो बताया था वही राइट आंसर है। बहुव्रीहि की बात करें तो इसको समझने के लिए, चूंकि क्वेश्चन का आपका डाउट था इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। बहुव्रीहि की बात करें तो सपरिवार जो वर्ड था, इसको समझने के लिए सबसे पहले जो समास है बहुव्रीहि, इसके कितने टाइप्स होते हैं समझ लेते हैं। बहुव्रीहि की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका समानाधिकरण समास, दूसरा है आपका व्याधिकरण, तीसरा है आपका तुल्य योग, और उसके बाद आता है व्यतिहार बहुव्रीहि। तो ये 4 तरह के होते हैं जिसमें तुल्य योग का संबंध सपरिवार से था। कैसे था? इसका जो डेफिनेशन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको नहीं मालूम होगा। तो सपरिवार की बात करें तो तुल्य योग समास जब आता है तो उसके साथ हमेशा साथ वर्ड के साथ साथ या फिर जो सह वर्ड है वो स के रूप में जुड़ा होता है। जैसे परिवार के साथ अगर स जुड़ जाए तो सपरिवार, तो सपरिवार हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सबल, जब बल के साथ स जुड़ जाए तो ये भी आपका सबल जो है बहुव्रीहि समास होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन देखिए सारे समास की, उसके कुछ एग्जाम्पल करिए खुद से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। इसके बाद है निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, अलौकिक, प्रिय सखा या फिर यथाशक्ति। तो अवयवी भाव का एग्जाम्पल है यहाँ पर यथाशक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है अलग होने के बोध का कारक है। ऑप्शन बी आपादन, आपादान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 56। इसमें जो है पन प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है? कुपुत्र, कुपथ, कुमार या फिर कुसुम। तो कु उपसर्ग किसमें नहीं होगा? कुसुम में नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहिया, मधुरिमा, नव्यता, चटनी। तो मधुरिमा तो स्त्रीलिंग है, नव्यता भी है और चटनी भी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पहिया जो है आपका पुल्लिंग है। इसके बाद देखिए मुहावरों पर भी आपके क्वेश्चन आएंगे या फिर लोकोक्तियों पर। तो 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे इस पर। तो पहला है इसमें जो दिया गया है वो है आपका लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ क्या है? तो आप लोगों ने सुना भी होगा, कठिन संघर्ष में फंसना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है मुंह में राम बगल में छुरी, इस लोकोक्ति का क्या आशय है? तो ये भी आपको मालूम होगा, ऊपरी मित्रता और मन में शत्रुता, किंतु मन में शत्रुता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है दही बड़ा में कौन सा समास है? तो इसमें है आपका तत्पुरुष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए कई बार ऑनलाइन भी कई सारी चीज़ें गलत दी गई होती हैं, तो एक बार जो डेफिनेशन वगैरह है उसको समझ के तब जाके आप देखें कि आंसर वही होगा या नहीं होगा। वरना जो सिर्फ आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था कल वाले में आई थिंक, तो उसमें पूछा गया था कि अध्यक्ष कौन थे तृतीय बौद्ध संगति के। तो उसमें जो डाउट आया था वो ये था कि किसके काल में। तो वो अशोक के काल में था, लेकिन उसके अध्यक्ष जो थे वो थे जो वहाँ पर बताया गया आंसर है वही है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ें, और कई बार गलतियाँ हो जाती हैं तो इस बात का ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? तो शब्द के अर्थबोधक आधार को कहा जाता है शब्द शक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है स्पॉन्जिला पाया जाता है
बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो स्पॉन्जिला कहाँ पाया जाता है? मीठे जल में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है कवक कोशिका भित्ति का सबसे साधारण घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी कि जो कवक है उसका जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसका जो सबसे कॉमन एलिमेंट है वो है आपका काइटिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है शैवाल जो न ही नील हरित शैवाल में रहती है मिलती है, न हरित शैवाल में मिलती है, परंतु दोनों के कुछ गुण विद्यमान होते हैं, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो शैवाल जो नील हरित शैवाल में नहीं मिलती है, ना ही हरित शैवाल में मिलती है, लेकिन दोनों की कुछ क्वालिटीज़ उसमें रहते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन सी प्रोक्लोरोफाइटा खंड के अंतर्गत, प्रोक्लोरोफाइटा के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है स्पोरोजोआ पूर्ण रूप से होता है समुद्री, परजीवी, परभक्षी या फिर मुक्तजीवी? तो ये होता है आपका परजीवी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जंतु वर्ग मांसाहारी में शामिल है? तो इसका आंसर होगा, देखिए घोड़ा तो होता नहीं है, जेब्रा भी नहीं होता है और गैंडा भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा भेड़िया, कुत्ता और शियार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है यदि सांप का सिर ढीला, माफ कीजिएगा, सांप का सिर ढाल से ढका हो और अधर ढाल संपूर्ण तुंद को ढकती हो, यानी कि जो बैली है उसको ढकती हो, तो सर्प होगा, वो होगा आपका विषैला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, पादप जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं? तो पौधों की जो जीवाश्म है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो होता है आपका ऑप्शन सी फाइटोपेंटोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फाइटोपेंटोलॉजी। पादप जीवाश्म विज्ञान हिंदी में कहते हैं। समझ भी गए होंगे आप ऑप्शन से। इसके बाद है अनावर्त बीजी के जाइलम में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है? वाहिका, वेसल्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है कवक की अपूर्ण इम्परफेक्ट अवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा जब कवक केवल अलैंगिक प्रजनन करते हैं तो उसे कहा जाता है इम्परफेक्ट अवस्था या फिर सिचुएशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो उपाधियां देना प्रारंभ किया था वो लॉर्ड मेयो ने किया था, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई थी। तो लॉर्ड मेयो की बात कर लेते हैं। लॉर्ड मेयो जो थे आपके वायसराय, वो कब से कब तक थे? 1869 से लेकर 1872, 1872 तक थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल या फिर वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? तो लॉर्ड कर्जन ये जो था वो हिस्ट्री और जो पुरातत्व होता है इसका एक विद्वान था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो कब से कब तक था वायसराय? 1899 से लेकर 1905 तक ये था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड कर्जन। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी वायसराय हुए हैं उस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहले भी हमने इस पर क्वेश्चन करे हैं कई सारे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस, वेवेल योजना। तो इसका जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग जो पहले हुआ, जो बाद में हुआ, उसके बाद और उसके बाद, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि जो क्रिप्स मिशन है वो सबसे पहले आया। ये कब आया था? 1942 में आया था। इसके बाद पहला राइट आंसर है वेवेल योजना। वेवेल योजना की बात करें तो 1945 में ही आया था वेवेल योजना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कैबिनेट मिशन आया था आपका, तीसरे नंबर पर होगा ये, यानी कि पहले क्रिप्स मिशन, फिर वेवेल योजना और
उसके बाद कैबिनेट मिशन जो कि आपका 1946 में आया था, और इसके बाद आएगा आखिर में मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस जो कि 1946 में ही आया था, 16 अगस्त के आसपास, 16 अगस्त को आया था ये। और कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये भी 1946 में आया था, लेकिन ये 1-2 महीने पहले का है। तो सीक्वेंस क्या होगा, फोर्थ, फिर पहला, फिर आपका तीसरा, फिर चौथा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का आह्वान कहाँ से दिया था। तो ये आपने पहले भी ये क्वेश्चन देखे होंगे। ये दिया था इन्होंने सिंगापुर से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है स्वराज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, ये हैं आपके विलियम वेडरबर्न ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन भारत के बाहर किसने किया था। तो ये किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इनके द्वारा ये किया गया था इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो कि एक क्रांतिकारी सोसाइटी थी और उसका गठन भारत के बाहर किया गया था श्यामजी वर्मा ने। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो नीचे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और देखिए, आपका जो मैराथन क्लास है वो मैं कल या फिर परसों तक एक क्लास आएगी, उसके बाद एक हम कंबाइंड क्लास करेंगे पूरी, कह सकते हैं उसे हम रिवीजन क्लास कह सकते हैं, जिसमें आपके सारे टॉपिक सारे कवर होंगे उसमें एक ही क्लास में, ताकि आखिरी समय जब बचा हो 1 या 2 दिन, तो आप सिर्फ उस क्लास को फॉलो कर सकते हैं और जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी आपकी क्लासेस आएंगी मैराथन। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेंशन करना है। आपको बताना है पहली ओपन यूनिवर्सिटी भारत की कौन सी है और कहाँ पर है और कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको बताना है कमेंट करके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।